हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बात आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड हम इकोनॉमिक्स के और जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। हमने मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 90% से ज़्यादा। अब हमारा फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के एमसीक्यू लगा पाएँ या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएँ या हम उनके टेस्ट दे पाएँ, ताकि हमारे सिलेबस अच्छे से जो हमने चीज़ें समझी हैं वो हमें याद रहे। तो पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, पर इस क्वेश्चन में हम जानबूझ के मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको याद है या नहीं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 10 सेकंड्स मिलेंगे। आप अपना आंसर अपनी एक कॉपी पे लिखिए, देन उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा। द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। पहले तो मेरे को ये समझाना है लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। हालांकि हमने पहले से सारी चीज़ें समझी हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? हम एक ग्राफ टाइप का बनाते हैं। एक तरफ हम लेते हैं प्राइस, एक तरफ हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और इस तरह का कर्व बनता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। बात यही है कि अगर किसी चीज का दाम बढ़ रहा है तो लोग कम क्वांटिटी लेंगे, दाम घट रहा है तो लोग ज्यादा क्वांटिटी लेंगे। ये इसका एक स्पेशल फीचर है। तो पहले हमने बात समझी लॉ ऑफ डिमांड किस किस चीज में रिलेशन बताता है, प्राइस में और क्वांटिटी में। करेक्ट है। दूसरा, अगर पूछे लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, जो डिमांड है वो कम होती है या ज्यादा। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड हमेशा कम होगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड हमेशा ज्यादा होगी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। हमने बड़े अच्छे से टॉपिक कंप्लीट विद कंप्लीट डिटेल्स किया हुआ है, पर ठीक है, अगर रिवीजन नहीं किया तो थोड़ा भूल जाता है। रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड किस किस चीज में रिलेशन बताता है, अभी तो मैंने बताया इसका आंसर क्या है। किस किस चीज में रिलेशन बताता है? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी सामान का प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। करेक्ट बात है। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप सबने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लॉ ऑफ डिमांड से ही रिलेट करता है, और जो चीजें मैंने समझाई उसी को फॉलो करता है वो। पहला वो बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड मींस। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन देता है क्वांटिटी राइजेस, प्राइस राइजेस। सेकंड, प्राइस राइजेस, क्वांटिटी राइजेस। थर्ड, एज प्राइस राइज, quantity demanded falls। और ऑप्शन नंबर डी, as supply rises demand rises। अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने लॉ ऑफ डिमांड में दो चीज़ें समझाई। पहली चीज़, लॉ ऑफ डिमांड किस किस चीज़ में रिलेशन बताती है, ये क्वांटिटी के बीच में और प्राइस के बीच में रिलेशन बताती है। और दूसरी चीज़ अभी मैंने आपको समझाई, लॉ ऑफ डिमांड क्लियरली बोलता है अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस और क्वांटिटी दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन है। पहला ऑप्शन उसने दिया है क्वांटिटी राइजेस, प्राइस राइजेस, गलत। सेकंड, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, ये भी गलत है। ये तीसरा ऑप्शन है जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो घटेगी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में ज्यादा इकोनॉमिक्स का दिमाग नहीं लगेगा, इसमें लॉजिकल दिमाग लगेगा। जो हम नॉर्मल बंदा है जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो भी इस चीज का आंसर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है? डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू, मतलब क्या है? डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू का क्या मतलब है? डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का क्या मतलब होता है? जरूरत, कितने ज्यादा लोगों को उस चीज की जरूरत है, उसी को हम बोलते हैं डिमांड। हमारी सरल भाषा में पहला ऑप्शन नीड फॉर कमोडिटी, अच्छे से समझना, कुछ ऑप्शन बड़े ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। सेकंड वाला आता है डिजायर फॉर कमोडिटी, थर्ड ऑप्शन अमाउंट ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम। देखो क्या चीज आपसे उसने क्या क्वेश्चन पूछा है? उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है डिमांड फॉर कमोडिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज की डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड का मतलब है जरूरत। हाँ कुछ हद तक ये सही है पर इतना करेक्ट नहीं है। डिजायर का मतलब ये होता है जरूरत। थर्ड वाला लिखा है अमाउंट ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। डिमांड का क्या मतलब होता है? कितना सामान चाहिए तुम्हें किस रेट पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्याज का भाव अगर 20 रुपए केजी चल रहा होगा तो बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदने के लिए आ जाएंगे। अगर उसी प्याज का रेट 50 रुपए चल रहा होगा तो उतने ज्यादा लोग उसको खरीदने के लिए नहीं आएंगे। वही आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिया है, कितना तुम्हें सामान चाहिए किस दाम में और किस टाइम पे, उसको हम एक्चुअली बोलते हैं कि डिमांड क्या चीज है। करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है इन विच मार्केट। आपको मैंने सब तरह की मार्केट समझाई है, मोनोपोली क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस of production by a very large firm। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। वो कह रहा है ऐसा कौन सा मार्केट है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा मार्केट का टाइप है जहां पे क्या होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ प्रोडक्शन बाय अ वेरी लार्ज फर्म। मतलब जहां पे किसी चीज का दाम कौन तय करता है? कोई बहुत बड़ी फर्म। ना तो गवर्नमेंट तय करती है ना तो ऐसा, कभी कभार ऐसा होता है फॉर एग्जांपल मैंने सब्जी की दुकान खोली है और मैंने सब्जी का क्या रेट रखा है वो किससे डिसाइड होता है कि बाकी वालों ने क्या रेट रखा है। पर वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा मार्केट का टाइप है जहां पे चीजों के दाम कौन डिसाइड करता है? खाली एक ही बड़ी फर्म। तो वो कौन से टाइप की मार्केट है? आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला आ गया मोनोपोली, सेकंड आ गया परफेक्ट कंपटीशन, थर्ड आ गया इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो जहां पे चीजों के दाम कौन कंट्रोल करता है? खाली एक बहुत बड़ी फर्म। उस टाइप के मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली। ये मैंने आपको समझाया है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, जैसे कि इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खाली एक ही कंपनी रखी है जो
ट्रेन का किराया वगैरह लेगी, जैसे कि IRCTC, तो उसकी अपने फील्ड में मोनोपोली है। मोनोपोली यानी उस फील्ड में कोई और कंपनी नहीं है जो इस तरह का काम करती है, तो इसका आंसर होगा मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म in the production process is called। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय द इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल का जनरली हम मतलब क्या लेके चलते हैं? कैपिटल का मतलब होता है पैसा। वो पैसा जो इस्तेमाल होता है इकोनॉमी या किसी फर्म, किसी कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन का क्या मतलब होगा? जैसे कि मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है, जैसे कि मैंने कोई कपड़ों की फैक्ट्री लगाई है। अब फैक्ट्री में मशीन्स हैं, मशीन्स में तेल पड़ता है, फिर वो मशीन बिजली से चलती है, सारे खर्चे हैं। कभी कभार मशीन खराब हो जाए तो मशीन को रिपेयर करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। वो कह रहा है पैसा जो इस्तेमाल होता है किसी फर्म की प्रोडक्शन में। मान लो मैं कपड़ा बना रहा हूँ, कपड़ा बनाने के लिए मशीन चल रही है, मशीन में पेट्रोल डल रहा है या डीजल जो भी डल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, मशीन खराब हो गई उसका खर्चा आ रहा है। तो वैसे ही हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए जो जो खर्चे गवर्नमेंट करती है, जो जो पैसे लगाती है, उन सबको मिलके हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन दे देता हूं। पहला आ गया कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस मतलब जो भी इकोनॉमी में खर्चा हो रहा है वो पूरा पैसा लॉस हो रहा है, ये तो गलत है, लॉस नहीं हो रहा। सेकंड प्रोडक्शन कॉस्ट, उस चीज को हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। सी आ गया, सी है डेड वेट लॉस, और थर्ड आ गया डेप्रीसिएशन। तो एक्चुअली में जो भी पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम खर्चा करते हैं किसी इकोनॉमी की तरक्की के लिए या किसी फर्म की तरक्की के लिए, उसको एक वर्ड में अगर हम बोले जाएं उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया डेप्रीसिएशन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, which organization is also known as International Bank for Reconstruction and Development? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कह रहा है इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। किस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वो हम किसको बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक चीज मैंने आपको समझा दी, वर्ल्ड में 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दूसरे देशों को उधार देती हैं। उनमें एक है वर्ल्ड बैंक, इस क्वेश्चन का आंसर वर्ल्ड बैंक है, और दूसरा है IMF। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है IMF, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। वर्ल्ड में 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दूसरे देशों को उधार देती हैं। ये समझना है वर्ल्ड बैंक किस चीज के लिए उधार देता है। अगर तुम्हारे देश में बाढ़ आ गई, कोई तबाही मच गई, कुछ नुकसान हो गया, तुम्हें रिपेयरिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस
और ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ तुम्हारी खराब हो गई, तुम्हें नई रोड्स वगैरह बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, पैसा नहीं है तो वर्ल्ड बैंक तुम्हें उधार देगा। वर्ल्ड बैंक लोन देता है किस चीज़ के लिए? लोन देता है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। और आईएमएफ भी लोन देता है किसके लिए? आईएमएफ लोन देता है अगर तुम्हारी इकोनॉमी में कोई दिक्कत हो गई है, इकोनॉमी यानी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, तो वहां पे आईएमएफ पैसा देगा। और एक क्वेश्चन और, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताओ जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, गोल्ड, वो है आईएमएफ। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6। आगे चलेंगे। क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? लॉ ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? कमी। किसी चीज की कमी को हम बोलते हैं स्कार्सिटी। लॉ ऑफ स्कार्सिटी क्या बताता है? डू नॉट अप्लाई टू रिच developed countries, B applies to less developed countries, or C implies that consumers wants will never be completely satisfied। देखो लॉ ऑफ स्कार्सिटी क्या बताता है? लॉ ऑफ स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज की हमारे पास कमी है। अब देखो हमारी मेंटालिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1,00,000 रुपया आ रहा है, मैं उसका लैपटॉप ले लूंगा, फोन ले लूंगा, फिर मैं देखूंगा नहीं यार वॉशिंग मशीन भी होनी चाहिए मेरे घर, थोड़े दिनों बाद पैसा हो रहा आएगा, मैं वॉशिंग मशीन लूंगा। फिर मेरे दिमाग में आएगा नहीं यार मेरे को अपने घर को डेकोरेट भी करना है, मार्बल वगैरह टाइल्स वगैरह भी लगानी है। तो लॉ ऑफ स्कार्सिटी भी वही बोलता है कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लालच की कोई सीमा नहीं है। तो वैसा ही कुछ अगर हमें मिलेगा ऑप्शन में, वो हमारा आंसर। डू नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज। लॉ ऑफ स्कार्सिटी रिच डेवलप्ड कंट्रीज पे अप्लाई नहीं होता, गलत हो सकता हो, ये इंसान के लालच के ऊपर है। अप्लाइज टू लेट्स डेवलप्ड कंट्रीज, हमें कोई पता नहीं इस चीज का। ये क्या चीज बताती है? कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, एक चीज वो खरीदेगा तो दूसरे के लिए उसके मन में लालच पहले से ही आ जाता है। क्वेश्चन 7 हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट। वो कह रहा है इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है और सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो हैं अनलिमिटेड। जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और चीजें हमारे पास बहुत कम है। या फिर ये बोल सकें वांट्स आर सेटिस्फाइड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सब खुश हो जाएं, पर वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज के। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक ही तरीके के हैं, दोनों करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव
इंटेंसिव टेक्निक है। कैपिटल मतलब पैसा, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा। ये टेक्निक किस तरह की इकोनॉमी के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है, ये ऐसी जगह पे या ऐसे देश में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा है। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी इज अप्लाइड इन। ये कौन सी जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे पैसा बहुत ज्यादा है, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। लास्ट क्वेश्चन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा लेबर है, ऐसा कंसेप्ट किस देश में अप्लाई हो सकता है जहां पे लेबर्स बहुत ज्यादा हो। लेबर सरप्लस सिंपल सिंपल मतलब है इनका। तो आज के मैंने तुम्हारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आगे देखेंगे। साथ में मैंने तुम्हें ये बोला था कि हम जम्मू एंड कश्मीर का भी कुछ पार्ट करेंगे इस वीडियो में। जितने 2, 3, 4 क्वेश्चन हो पाए ठीक है, बाकी तुम्हें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच डिस्ट्रिक्ट, इसमें तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा। विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ सेंट। संतों की सिटी किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स तुम्हें पता है किसको कहा जाता है, जम्मू को। सिटी ऑफ सेंट किसको कहा जाता है, संतों की सिटी, वो है पुंछ। पहला क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा पुंछ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर। लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, कई सारी बुक्स में शालामार बाग है, कई सारी बुक्स में निशांत बाग है, पर इसका करेक्ट आंसर शालामार बाग है। शालीमार बाग जो श्रीनगर के अंदर है, यह सबसे बड़ा मुगल गार्डन है कश्मीर का। क्वेश्चन 2 हमारे कंप्लीट हुए। थोड़ी वक्त की थोड़ी कमी है, इसीलिए थोड़ा लास्ट में फास्ट जा रहे हैं, हालांकि तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से करवा रखी हैं। थर्ड क्वेश्चन, सुध महादेव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। सुध महादेव किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, उधमपुर के लोग अच्छे से समझ गए हैं किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। इट इज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। शुक्र है यार, हमारे उधमपुर से भी कोई क्वेश्चन आया। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, सुध महादेव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, उधमपुर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई पेपर में रिपीट हुआ है। फर्स्ट न्योलिथिक साइट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहली न्योलिथिक साइट, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने जो खोज करते हैं पुरानी चीज़ों की, उन्होंने सबसे पहली कौन सी साइट यहाँ खोज निकाली थी, वो साइट बताओ। इस बार ऑप्शन मिलेंगे। पहला आ गया बारामुल्ला, दूसरा आ गया बुरज़ाहुम, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। सी तुम्हारा आ गया कुलगाम, फोर्थ तुम्हारा आ गया गंदरबल। करेक्ट आंसर मैं तुम्हें बता दिया, गुरजाहिर। फिलहाल अगर मेरा फ़ोन अलाउ करता है तो एक क्वेश्चन और करेंगे। फ़ोन की स्टोरेज का भी बहुत पंगा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मिस इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी। तुम्हें पता है इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, उस टाइम उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्या मेरे को इतने सारे बंदों को याद करना है, वो बंदा जम्मू एंड कश्मीर से था, इसीलिए तुम्हें वो उस बंदे का नाम याद रखना है। कौन था उस बंदे का नाम, PN था।
तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जो भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और इकोनॉमिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं विद इन कमिंग डेज हम ज़रूर लाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग। यही एक मात्र तरीका है एग्ज़ाम में सक्सेस पाने का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।